प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है इस क्लास में। हिंदी व्याकरण का हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। आज जो आपके सामने है क्रिया, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका संपूर्ण रूप से आज अध्ययन करेंगे हम लोग। ये क्रिया, इसका मतलब ही होता है काम करना। और व्याकरण में हिंदी के जितने भी वाक्य बनते हैं सब में क्रिया होता ही है। बिना क्रिया के वाक्य बनता ही नहीं है। वाक्य की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक संपूर्ण वाक्य बनाने के लिए क्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो देखिए, ये है परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। बस 3 चीज़ ध्यान रखना है: करना, होना या किसी स्थिति। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। रश्मि गाती है, सोहन पढ़ रहा है, और देखिए गर्मी हो रही है। इसके बाद है कलम मेज पर है, और देखिए नदी बह रही थी, और अंत में है मोहन आम खाता है। यहाँ लाल रंग के शब्दों को देखिए आप लोग, ये सभी क्रिया के शब्द हैं। तो पहले उदाहरण में है गाती है, दूसरे में पढ़ रहा है, हो रही है, बह रही थी, खाता है। ये क्रिया के शब्द हैं और इनसे हमें किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध होता है, क्योंकि रश्मि कुछ न कुछ काम कर रही है। और वो कौन सा काम है? गाने का काम। सोहन पढ़ने का काम कर रहा है, और गर्मी हो रही है, एक स्थिति है, और कलम मेज पर है, रखी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है लेकिन मेज पर रखी हुई है। और नदी बह रही थी, मोहन आम खाता है। मोहन एक काम कर रहा है, खाने का। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। धातु। धातु को हम लोग क्रिया पाठ में क्यों पढ़ते हैं बच्चों? क्योंकि धातु से ही क्रिया बनती है। तो देखिए, क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि, ये मूल रूप है। और क्रिया के इन्हीं मूल अंशों को हम लोग धातु कहते हैं। और अब इससे हम लोग क्रिया बनाते कैसे हैं? देखिए, जैसे लिख से लिखा, और देखिए लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी थी आदि जो है क्रिया के शब्द बनते हैं। इसी तरह हम लोग और भी जो यहाँ धातु रूप हैं, इससे बहुत सारे क्रिया के रूप बना सकते हैं। तो आप लोग बना के देखेंगे, मजा आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्रिया के सामान्य रूप क्या होते हैं। बहुत आसान है। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्रिया के सामान्य रूप को बनाते हैं। जैसे देखिए, पढ़ जोड़ना, पढ़ना, खेल जोड़ना, खेलना, जा जोड़ना, जाना, खा जोड़ना, खाना। ये पढ़ना, खेलना, जाना, खाना कितना आसान है। मूल धातु शब्द, उसमें ना जोड़े और बन गया क्रिया के सामान्य रूप। चलिए और आगे देखते हैं। धातु के रूप कौन कौन से, किस तरह के रूप धातु के होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। पहला है सामान्य धातु। इसे हम लोग सरल धातु भी कहते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप सामान्य धातु कहलाते हैं, जो हम लोगों ने पीछे देखा था। जैसे सोना, पढ़ना, आना, जाना, लिखना, तैरना आदि शब्द जो होते हैं, ये धातु के सामान्य रूप हैं। और इसके बाद देखिए,
ये है व्युत्पन्न धातु। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई, और हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसीलिए हम लोग उदाहरण जो है देते भी हैं, इसलिए दिया भी जाता है। तो सामान्य धातु के कुछ शब्द लिखित यहाँ है, पीना और देना। तो पीना से आपको बन गया पिलाना और पिलवाना। तो यहाँ पिलाना और पिलवाना ये व्युत्पन्न धातु कहलाएगा। उसी तरह देना से दिलाना और दिलवाना होता है। अब आगे भी कुछ उदाहरण देख लीजिए इसका। रोना से रुलाना और रुलवाना, सोना से सुलाना और सुलवाना, खाना से खिलाना और खिलवाना, उठना से उठाना और उठवाना, और देखिए कटना से काटना, कटाना, कटवाना, तीनों जो हो सकता है। और उड़ना से उड़ाना और उड़वाना। और अब आगे देखिए, ये है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। अब संज्ञा शब्दों से कैसे बनता है देखिए। लालच एक संज्ञा का शब्द है, तो इससे हम लोग नाम धातु बनाएंगे ललचाना। उसी तरह शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना और लात से लतियाना। इस तरह के संज्ञा शब्दों से जब ये जो है आपको क्रिया बनाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिए सर्वनाम शब्दों से भी बनते हैं, जैसे आप से अपनाना। और देखिए विशेषण शब्दों से, ये है चिकना से चिकनाना। और दूसरा देखिए गर्म से गरमाना और लंगरा से लंगराना, दुहरा से दुहराना। ये विशेषण शब्दों से बनने वाले आपको क्रिया के धातु रूप हैं और इसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। और ये चौथा है सम्मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप सम्मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे काम करना और काम होना। देखिए उत्तम होना, उत्तम करना, धीरे होना, धीरे करना। और इसी तरह के शब्द को सम्मिश्र धातु कहते हैं। ये सब में करना या होना लगा हुआ रहता है, और वो जो करना या होना से पहले संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के शब्द होने चाहिए, तो उसे हम लोग सम्मिश्र धातु कहते हैं। और एक होता है अनुकरणात्मक धातु। ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं आपको अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। ये कैसे होता है, ये कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनके अनुकरण पर जो है बनती हैं। जैसे देख लीजिए भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न से बनता है भिन्न भिनाना। हिन हिन से बनता है हिन हिनाना। खटखट से बनता है खटखटाना। और देखिए टन टन से बनता है टन टनाना। झनझन से बनता है झनझनाना। तो इसे ही हम लोग अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे क्रिया के प्रकार। ये है क्रिया के प्रकार। तो हम लोग सभी जानते हैं कि क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब बिना कर्म के ये क्रिया होता है, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ होने वाली क्रिया। जिस क्रिया के लगने पर कर्म भी साथ हो तो सकर्मक, और जिस क्रिया के लगने में कर्म साथ नहीं हो तो उसे अकर्मक।
तो अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं, इसके भेदों को भी जानते हैं। और देखिए, पहला है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं बल्कि कहाँ पड़ता है, कर्ता पर, हम लोग उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप लोग उदाहरण देखिए, मोर नाचता है, सोहन हंसता है। अब देखिए, नाचता और हंसता, ये दोनों इस जो है इन वाक्यों में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नाचता के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है और हंसता के लिए भी यहाँ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। मोर नाचता है तो हमने प्रश्न बनाना है, मोर क्या नाचता है, तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, तो इसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। सोहन हंसता है तो सोहन क्या हंसता है, कुछ उत्तर जो है मिलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है हंसता यहाँ अकर्मक क्रिया है। और हम लोग अब सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं साथ ही साथ। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य है, क्रिया है, उसमें कर्म की अनिवार्यता रहेगी और जो उसका फल भी कर्म पर ही पड़ेगा, उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। दो उदाहरण से इसे हम लोग समझते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ता जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है। पढ़ने के लिए एक हमारे पास साधन भी है, पुस्तक। और अब यदि हम लोग ऐसा लिखेंगे कि मोहन पढ़ता है, तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ न कुछ पढ़ता होगा, पुस्तक या जो है कुछ दूसरा जो है समाचार पत्र पढ़ता होगा, या किसी आपको जो कागज में कुछ लिखा हुआ होगा वही पढ़ता होगा, कहीं कुछ बोर्ड दिखा होगा वही पढ़ता, कुछ न कुछ तो जो है पढ़ता है। तो जहाँ क्रिया के साथ कुछ कर्म की संभावना दिखती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये यहाँ पर कर्म लिखा हुआ रहे चाहे नहीं लिखा हुआ रहे, लेकिन उसकी संभावना बनी रहती है और उसकी अनिवार्यता बनी रहती है, उसे ही हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पढ़ना क्रिया सकर्मक क्रिया है। राम ने रावण को मारा, इसमें मारा मतलब किसी को तो मारा होगा। राम ने मारा तो किसको मारा, रावण को मारा। तो ये यहाँ पर मारना का जो है बगल में कर्म है रावण, इसीलिए मारना यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। तो अब हम लोग आगे देखते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के भेद। तो हम लोग सबसे पहले अकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला है स्थित्यर्थक या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया स्थिर अवस्था में होती है तथा बिना पूरक या कर्म के भी पूर्ण अर्थ देती है। जैसे ईश्वर है, सोहन सो रहा है, हंसिका हंस रही है। इसमें पूर्ण अर्थ हमको प्राप्त होता है और ये स्थिर अवस्था में है। तो अब हम लोग जो आगे देखते हैं इसका दूसरा भेद। दूसरा भेद में है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। ये क्रियाएं बिना कर्म या पूरक के पूर्ण अर्थ देती हैं तथा इनमें जो सामने कर्ता होता है वो गतिमान रहता है। हम लोग देखते हैं गत्यर्थक का मतलब ही होता है गति के अर्थ में। अब इसको भी उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मनीष पटना जा रहा था। देखिए, जा रहा था गतिमान है, जाने का कार्य जो है साथ ही साथ चल रहा है। देखिए, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़ियाँ जो उड़ने का काम कर रही हैं, और नदी बह रही है, नदी बहने का कार्य कर रही है, सब में गति है। तो इसीलिए हम लोग इसे गत्यर्थक अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, परंतु किसी अन्य पूरक की अवश्य आवश्यकता होती है।
जैसे मनमोहन स्वस्थ है, वह डॉक्टर बनेगा। वह बीमार हो गया, वह चालाक निकला। देखिए इसमें लाल रंग वाले शब्द सभी क्रिया के हैं, अकर्मक क्रिया के। है, उसके बाद बनेगा, हो गया, निकला, ये सभी अकर्मक क्रिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये स्वस्थ, डॉक्टर, बीमार और चालाक के कारण ये वाक्य में ठीक से काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग पूरक बोलते हैं। तो ये स्वस्थ है तो इसमें स्वस्थ पूरक है, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर पूरक है, बीमार इसमें पूरक है, वह चालाक निकला में चालाक पूरक है। इन पूरक के कारण ही जो है ये क्रिया आपको अपूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण के रूप में दिखते हैं, क्योंकि पूरक है तभी पूर्ण है, पूरक नहीं है तो ये पूर्ण नहीं है। तो पूरक की वजह से ये पूर्ण होता है और पूरक के बिना ये अपूर्ण ही रह जाता है, तो इसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया ही कहते हैं। और अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये सकर्मक क्रिया के 3 भेद। पहला, पूर्ण एक कर्मक क्रिया, इसमें एक ही कर्म होता है। इसमें जो है क्रिया एक ही कर्म के साथ जुड़ता है और पूरा अर्थ प्रदान करता है। जैसे निर्मला पुस्तक पढ़ रही है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, श्याम ने कलम खरीदी। देखिए पढ़ रही है, लिखी, खरीदी, ये सकर्मक क्रिया। और इसके बगल में इससे पहले एक एक शब्द है, पुस्तक, रामचरितमानस और यहाँ पर देखिए कलम। तो ये तीनों जो है इन सभी क्रियाओं के लिए जो है कर्म का कार्य कर रहा है, सब में एक एक कर्म है। तो इसीलिए इससे संबंधित जो क्रिया है इस वाक्य में, इसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण को इसलिए क्योंकि इसमें पूरा अर्थ में मिलता है। तो देखते हैं दूसरा भेद, यह है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। जो क्रियाएं दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर पूर्ण अर्थ प्रदान करती हैं, उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। अब इसको भी उदाहरण के साथ देखते हैं। इसमें 2 कर्म होते हैं। सीता ने गीता को पुस्तक दी, सोहन ने कुत्ते को दूध पिलाया और पिताजी ने हमें कुछ पैसे दिए। देखिए 2 कर्म इसमें देख रहे हैं पीले शब्दों में। ये गीता, पुस्तक, कुत्ते, दूध, हमें, पैसे। और देखिए क्रिया के कौन से शब्द हैं, दी, पिलाया, दिए, यानी देना, पिलाना और देना। ये इनके लिए 2 यहाँ पर है कर्म। यदि एक कर्म रहता तो कुछ अच्छा नहीं होता। देखिए सीता ने गीता को दी तो क्या दी, पुस्तक दी। सोहन ने कुत्ते को क्या पिलाया, दूध पिलाया। पिताजी ने हमें क्या दिए, पैसे दिए। इस तरह से 2 कर्म जहाँ पे रहता है तो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका तीसरा भेद है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में कर्म के होते हुए भी किसी पूरक के बिना अर्थ अधूरा रहता है, अतः कर्म से संबंधित किसी पूरक की आवश्यकता बनी रहती है। इसको भी उदाहरण से हम लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं। मैं उसे मानता हूँ, थोड़ा सा अधूरा वाक्य। मैं उसे समझदार मानता हूँ, तो यहाँ समझदार एक पूरक जोड़ देने से देखिए कितना सुंदर और अच्छा भाव ये आपके सामने वाक्य बन गया है। मैं उसे समझदार मानता हूँ, पूरा का पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। कुछ और उदाहरण देखिए, तुम मुझे अवश्य लिखना। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ किए हैं, तुम मुझे पत्र अवश्य लिखना। तो पत्र एक पूरक का शब्द यहाँ पर है और पत्र लगा देने से इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। वे हमारे थे, वे हमारे गुरु थे, यहाँ हमने गुरु लगा दिया है। हमने उसे चुना, हमने उसे प्रतिनिधि चुना। प्रतिनिधि एक पूरक शब्द हमने लगा दिया तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो अब हम लोग आगे देखिए, ये है अकर्मक और सकर्मक में परिवर्तन कैसे होता है। कोई भी क्रिया
जो किसी समय अकर्मक हो जाता है, किसी समय सकर्मक हो जाता है। इसी को हम लोग इसमें समझेंगे। वाक्य में प्रयोग के आधार पर किसी क्रियापद को अकर्मक या सकर्मक कहा जाता है। एक ही क्रिया कभी अकर्मक होती है और कभी सकर्मक। जैसे देख लीजिए, पढ़ना एक क्रिया का शब्द है, तो इससे हम लोग वाक्य बनाते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर पढ़ना का रूप है पढ़ रहा है। यह एक सकर्मक क्रिया हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ना के सामने देखिए कर्म भी यहाँ पर है, पुस्तक। मोहन क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसीलिए पुस्तक यहाँ पर पढ़ना का कर्म हुआ और इसमें कर्म लगा हुआ है, इसीलिए ये पढ़ना क्रिया सकर्मक हो गया। दूसरा वाक्य देखिए आप लोग, मोहन रोज पढ़ता है। यहाँ पर भी पढ़ना क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें प्रश्न लगा के यदि हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि यह सकर्मक क्रिया है ही नहीं। मोहन क्या पढ़ता है? तो उसका उत्तर ये नहीं आएगा कि मोहन रोज पढ़ता है। यहाँ पर रोज लिखा हुआ है, लेकिन ये उत्तर में तो आएगा नहीं, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर रोज शब्द ये पढ़ना का कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं खेलना क्रिया से। खेलना से वाक्य बनाते हैं, बच्चे कबड्डी खेलते हैं। यहाँ पर खेलना सकर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि खेलना का यहाँ पर कर्म है, लिखा हुआ कबड्डी। बच्चे क्या खेलते हैं? तो कबड्डी खेलते हैं, तो यहाँ पर खेलना सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि खेलना का कर्म कबड्डी है। और दूसरा वाक्य में देखिए, बच्चे रोज खेलते हैं। यहाँ पर खेलना अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यदि प्रश्न बनाएंगे बच्चे क्या खेलते हैं, तो रोज कोई खेल तो है नहीं, उत्तर में रोज तो आएगा नहीं, कुछ दूसरा चीज आ सकता है जो खेलने से संबंधित हो। इसीलिए यहाँ पर रोज शब्द खेलना का जो है कर्म नहीं है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाए। और अब देखिए समापिका एवं असमापिका क्रिया। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं समापिका क्रिया को। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन मैदान में दौड़ रहा है, पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर दौड़ रहा है और उड़ते हैं वाक्य के अंत में भी आया है और इस वाक्य को समाप्त भी कर रहा है। वाक्य यहाँ पर आके दौड़ रहा है के बाद समाप्त, आगे तो वाक्य है नहीं, अब दूसरा वाक्य ही शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। पंछी आकाश में उड़ते हैं, इसमें भी ये उड़ते हैं समापिका क्रिया है। क्यों है? क्योंकि अंत में दिया हुआ है। तो जिन क्रिया शब्दों से वाक्य समाप्त ही हो जाता है उसे हम लोग समापिका क्रिया कहते हैं। बहुत आसान है समझना। और अब दूसरा देखिए, असमापिका क्रिया। जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर वाक्य में अन्यत्र कहीं प्रयुक्त होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ पाएंगे। हंसते लोग अच्छे लगते हैं। देखिए हंसते का प्रयोग, हंसना एक क्रिया है, तो हंसते का प्रयोग हम लोग इस वाक्य के शुरू में देख रहे हैं, अंत में नहीं है। यह अंत में लगना क्रिया तो है ही, यहाँ पर हंसना क्रिया भी है, तो हंसते लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए असमापिका क्रिया है। ये हंसना क्रिया से वाक्य समाप्त नहीं हो रहा, तो यह हंसना असमापिका क्रिया हुआ। और दूसरा वाक्य में देखिए, नाचता हुआ मोर कितना सुंदर है। ये नाचना से नाचता हुआ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये नाचता हुआ शब्द जो है ये आपको असमापिका क्रिया है। ये शुरुआत में ही है, तो इससे जो अंत कैसे होगा वाक्य का, यहाँ पर वाक्य के अंत में एक है क्रिया है, उससे ये अंत हो रहा है, तो यहाँ पर है समापिका क्रिया हुआ और नाचता हुआ और समापिका क्रिया हुआ। अब देखिए, वह विद्यालय से आकर काम करेगा। यहाँ पर देखिए काम करना एक है और ये है आकर, तो ये आकर शब्द भी एक क्रिया है
और ये असमापिका क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये अंत में नहीं आया है, बीच में कहीं आ गया है। तो जो क्रिया अंत में नहीं आए, कहीं बीच या शुरू में और कहीं आ जाए, उसे ही हम लोग असमापिका क्रिया कहते हैं। और अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जिस क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खुद से काम नहीं करता, दूसरे से करवाता है। सोहन ने मोहन से संदेश भिजवाया। सोहन ने संदेश खुद से नहीं भेजा, दूसरे की मदद ली। और किसकी मदद? मोहन की मदद। तो मोहन संदेश भेजने का काम कर रहा है, लेकिन ये सोहन भिजवा रहा है। तो सोहन ने मोहन से संदेश भिजवाया, ये भिजवाया प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो गया। शिक्षक ने छात्र से पत्र लिखवाया। शिक्षक ने स्वयं पत्र नहीं लिखा, शिक्षक को पत्र लिखना था, लेकिन वो छात्र से लिखवाया है। तो यहाँ पर छात्र जो है वो पत्र लिख रहा है, या पत्र लिखने का काम छात्र ने किया, लेकिन लिखवाया किसने? शिक्षक ने। तो ये लिखवाया शब्द जो है, ये क्रिया का शब्द, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। और इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में आप देखते होंगे दो कर्ता है। पहला जो होता है उसको हम लोग प्रेरित, ये प्रेरक कर्ता बोलते हैं, और दूसरा कर्ता को हम लोग प्रेरित कर्ता बोलते हैं। तो प्रेरक कर्ता क्या होता है देख लीजिए। जो कर्ता कार्य करवाता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। और प्रेरित को देखिए हम लोग, जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। शिक्षक ने छात्र से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर शिक्षक हो गया प्रेरक कर्ता और छात्र हो गया प्रेरित कर्ता। और अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, और इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। वह खाकर बाजार गया। सोहन बैठकर पढ़ता है। यहाँ दोनों वाक्य में दो दो कार्य हुए हैं, खाना और बाजार जाना। और देखिए बैठना और पढ़ना, तो इसमें से एक काम पहले हुआ है, खाने का काम पहले हुआ है बाजार जाने से पहले। तो यहाँ खाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। सोहन बैठकर पढ़ता है, इसमें बैठकर पूर्वकालिक क्रिया हुआ। तो आप लोग पूर्वकालिक क्रिया समझ गए होंगे, दो कार्य होना और एक कार्य का पहले होना। तो जिस कार्य का पहले होना उसे पूर्वकालिक क्रिया के रूप में मानना। और अब देखिए बच्चों संयुक्त क्रिया क्या होता है। हम लोग इसको भी परिभाषा के रूप में देखते हैं। जब एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसको भी उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। सोहन को जाने दो। देखिए इसमें दो क्रिया है, जाना और देना। और दूसरा देखिए अब इसे जाने दिया जा सकता है। इसमें तो बहुत सारे क्रिया के रूप हैं, जाने, देना, जाना, सकना, होना। तो इसे ही हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है तो इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो संयुक्त क्रिया के भी चार अंग होते हैं। पहला मुख्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया, तीसरा संयोजी क्रिया, चौथा रंजक क्रिया। चारों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला मुख्य क्रिया को देखिए। इसमें क्या होता है, कर्ता या कर्म के मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे अब इसे जाने दिया जा सकता है। इसमें सबसे मुख्य क्रिया है जाने। जाने मतलब जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसे हम लोग मुख्य क्रिया, क्योंकि इसमें जाने का ही काम को सबसे मुख्य रूप से माना गया है, वही काम होने वाला है। देखिए दूसरा
सहायक क्रिया, ये क्या होता है? काल का बोध कराने वाले क्रियापद सहायक क्रिया कहलाते हैं। काल मतलब समय। इसका उदाहरण देखिए आप लोग कि अब इसे जाने दिया जा सकता है, इस वाक्य में है अंत में लगा हुआ है। ये है हमें समय की सूचना जो देता है। इसका मतलब हुआ कि अभी काम होने वाला है। ये वर्तमान काल का है, तो ये हमें जो है काल का बोध कराता है। और ये देखिए तीसरा भेद ये है संयोजी क्रिया। यह क्रिया मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य की सूचना प्रदान करती है। हम लोग इसको भी इसी उदाहरण में खोजते हैं। अब इसे जाने दिया जा सकता है, इसमें सकता एक शब्द है। ये शब्द हमें संयोजी क्रिया की ओर इशारा करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जो है ये जानते हैं कि किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि अब इसे जाने दिया जा सकता है, कोई जो आदेश वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये सकता, ये सबसे जो है इसके जो है वृत्ति, वाच्य या पक्ष जो भी कहें उसकी सूचना हमें दे रहा है, इसीलिए इसे हम लोग संयोजी क्रिया कहते हैं। और अब अंत में देखिए रंजक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाती है और उसमें विशेष छवि उत्पन्न करती है, उसे हम लोग रंजक क्रिया कहते हैं। देखिए वही उदाहरण है आपके सामने में, अब इसे जाने दिया जा सकता है। तो इसमें देखिए एक जगह जा भी आया हुआ है। ये जा शब्द जाना क्रिया का रूप है। जा ये मूल रूप है, आप लोग जानते हैं, जा जोड़ना जाना बनता है। तो इसके आने से इस वाक्य में जो विशेष रंगत आ गई है, विशेष छवि उत्पन्न हुई है, इसीलिए हम लोग इसे रंजक क्रिया कहते हैं। तो आज क्रिया पाठ में इतना ही, और आशा है कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।